तो हाई एक्सपेंसिबिलिटी का मीनिंग क्या हुआ? अब आप इसको थोड़ा सा हीट कर दो तो ये फैलेगा। वॉल्यूम 5 लीटर है, हीट कर दो 10 लीटर हो जाएगा। बट सॉलिड और लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता है। सॉलिड लिक्विड को हीट करने से वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बट 5 का 10 नहीं होता है। 5 का 5.01 होगा, 5.02 होगा, यहाँ 5 से सीधा 10 हो सकता है। मीन्स ये आसानी से एक्सपैंड करता है, और सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में द एक्सपेंशन इज मच मोर या ग्रेटर एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट, लो डेंसिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो मास होता है फॉर अ गिवन वॉल्यूम कम होता है। कॉटन, 1 किलो कॉटन बेटा बहुत बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। वहीं पे बेटा 1 किलो आयरन या 1 किलो मेटल्स दे विल ऑक्युपाई लेसर वॉल्यूम। सो मीन्स लो डेंसिटी का मीनिंग यहाँ पे ये समझिए, फॉर सेम मास gas will occupy large volume. If I take 1 kilogram solid, 1 kilogram liquid and 1 kilogram of gas, then 1 kilogram of gas will occupy much larger volume. 1 किलो सॉलिड इतने में हो गया, 1 किलो लिक्विड इतने में आ गया, गैस 1 किलो इतने में आएगा। मीन्स डेंसिटी इसका बहुत बहुत कम है। ये लो बेटा कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड की बात होती है। हाई, लो, ग्रेटर, मोर, दीज ऑल आर रिलेटिव टर्म्स। और गैस का कंपैरिजन किससे हम लोग करेंगे? सॉलिड और लिक्विड से करेंगे। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। ना व्हाट इज मेंट बाय डिफ्यूजन? एलपीजी गैस कहीं रखा हुआ है, उसका आप नोजल खोल दीजिए तो वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ रहा है मीन्स कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे बहुत तेजी से मूव करता है। आप एक कोने में बेटा परफ्यूम रख दीजिए, परफ्यूम पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। क्यों? मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम यहां से यहां ट्रेवल कर लेता है, यहां से यहां ट्रेवल कर लेगा, यहां से यहां ट्रेवल कर लेगा। मीन्स the gases particles move at a very fast speed या at a very greater speed compared to the particles of liquid. सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता है। सॉलिड यहां पर रखा है, इसके सारे पार्टिकल्स यहीं पे रहेंगे, ये सॉलिड का पार्टिकल यहां से यहां नहीं जाने वाला है। क्लियर है? हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन का मीनिंग ये होता है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नो सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। टॉपिक लिखेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज क्या होता है और प्रॉपर्टीज मेजरेबल क्या होता है? प्रॉपर्टीज का सिंपल सा मीनिंग होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाएगा तो हम लोग के पास 2 आईज होते हैं, एक नोज होता है, 2 ईयर होते हैं, 2 हैंड होते हैं। ये अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर सकता है, बोल सकता है, देख सकता है। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमारा मेजरेबल है, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग का मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइट, हमारा वेट, ये सब मेजर किया जा सकता है। टेलर के पास आप जाते हैं तो वो आपका कुछ प्रॉपर्टीज मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके शोल्डर का हाइट कितना है, हैंड का लेंथ कितना है, ये सारी चीजें मेजर करता है एक टेलर। बट उसी टेलर को मैं बोलूं कि ये पता करके बताए, वो इंची टेप ले ले और ये बताए कि ये मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, तो वो टेलर नहीं बता सकता, वो इंची टेप से मेरा इंटेलिजेंस नहीं नाप सकता है। उसी टेलर को मैं बोलूं कि आप एक काम करो, ये बताओ कि ये आदमी कितना अच्छा है और कितना बुरा है, वो बताए, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ये टेलर बेटा ये लड़की अच्छी है या बुरी है ये नहीं बता सकता है।
एंजल है या डेविल है ये नहीं बता सकता है। वी कैन नॉट मेजर कि ये गुडनेस, हैप्पीनेस। मैं पूछूंगा कि आप कितना हैप्पी हो, 1 किलो हैप्पी हो या 2 किलो हैप्पी हो, आप बोलते हो बस हैप्पी है सर। अब 1 किलो 2 किलो का तो मतलब नहीं है। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल खाना बना है बेटा, खाना बेटा देखो होता क्या है ना, आप बोलते हो अच्छा खाना है बुरा खाना है, कितना अच्छा कितना बुरा बेटा आप रेटिंग भले दे देते हो, बट वो एब्सोल्यूट रेटिंग नहीं मानी जाएगी। व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट रेटिंग का मतलब समझिए। किसी ने बेटा खाना ऑर्डर किया, उसने उसको 2 रेटिंग दिया, और किसी ने खाना ऑर्डर किया, उसने उसी खाने को 4 रेटिंग दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझो बात को, एक आदमी को वो 2 रेटिंग वाला खाना लगा, दूसरे को 4 का लगा। मतलब दोनों के लिए सेम रेटिंग नहीं हो सकती है। एंड सेकेंड, जिसने 4 दिया है और जिसने 2 दिया है, नंबर के हिसाब से 4 इज ट्वाइस ऑफ 2, बट क्या खाने का क्वालिटी या टेस्ट ये बोल सकते हैं कि दूसरे वाले को पहले वाले से डबल अच्छा लगा है? हम लोग ये बात नहीं बोल सकते। वी कैन नेवर से कि जब आपने 4 रेटिंग दे दिया है तो मीन्स द फूड इज ट्वाइस एज बेटर एज कंपेयर टू 2 रेटिंग, ये नहीं कह सकते। मेजरेबल में बेटा ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये हर बार आप बोल सकते हो। और अगर आप 2 किलोमीटर का लेंथ मेजर करते हो तो कोई और आके मेजर करेगा तो वो भी 2 किलोमीटर ही मेजर करेगा। किसी का मास 1 kg आपने मेजर किया किसी चीज का, तो कोई दूसरा करेगा तो वो भी 1 kg ही करेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से गैस के भी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। कौन कौन से है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है वॉल्यूम, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर, एंड फोर्थ इज अमाउंट ऑफ गैस। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट, दीज 4 आर द मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ गैस। ये सारा आप मेजर कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट? नो सर। लास्ट सर टाइम अमाउंट मतलब वॉल्यूम ही हुआ ना? नहीं बेटा, आएंगे आएंगे, उस एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये 4 प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज और बोलेंगे कुछ लोग, डेंसिटी। बिल्कुल सही है, डेंसिटी एक आदमी ने जो मेजर किया दूसरे को भी वही आना चाहिए, अलग डेंसिटी नहीं आ सकता है, ये तो होना ही होना है डेंसिटी। फिर मैंने डेंसिटी यहाँ क्यों नहीं लिखा? देखो डेंसिटी के लिए 2 चीज यूज होना है, दोनों मैंने यूज कर लिया है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास मैं यहां से निकालूंगा, वॉल्यूम तो मैंने यहां से दिया है। तो अब डेंसिटी इज व्हाट? डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर प्रेशर भी तो डिराइव क्वांटिटी है, बट बेटा प्रेशर जो है ना, डेंसिटी मैं इन चारों से निकाल सकता हूं। आप समझ रहे हो? इफ आई नो दीज 4 आई कैन फाइंड द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ये 4 मुझे पता है तो मुझे गैस के बारे में सब कुछ पता है। अब आप बोलेंगे क्या नहीं पता है? उसका टेस्ट नहीं पता होगा, उसका कलर नहीं पता होगा, वो सब इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, टेस्ट तो ऐसे भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, वो सब्जेक्टिव चीजें हो गई। ठीक है, तो हम लोग को ये 4 चीज अगर मालूम है बेटा, हम ध्यान से सुन लीजिए। इफ आई नो दिस फोर क्वांटिटी ऑफ गैस, देन आई नो एवरीथिंग अबाउट द गैस, जो अपने काम का है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। आगे चल के देखेंगे, अगर सिर्फ 3 पता हो तो चौथा मालूम चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने को हम्म, अगर अपने को ये 3 पता है ना, तो मुझे अमाउंट मालूम है। अगर ये 3 मालूम है तो मुझे वॉल्यूम मालूम है। ये बाद में आएगा, ठीक है, ये बाद में आएगा कि कैसे पता करना है। बट इफ आई नो 4 आई नो एवरीथिंग। 3 पता है तो भी सब कुछ पता है, क्योंकि 3 पता है तो चौथा तो निकाल ही लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए, तो दीज 4 आर दी मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। सबसे पहला प्रॉपर्टी है बेटा वॉल्यूम। क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय वॉल्यूम ऑफ गैस? बताइए वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? सबसे पहले बेटा
ये वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग बोलते हैं बहुत बार। आईसीएससी वाले बच्चे जो होंगे बेटा, इस पे तो इनका तो काफी कुछ ये गैस स्टेट में किया हुआ है, वहां भी वॉल्यूम ऑफ गैस बोला जाता है। कोई आईसीएससी वाला बच्चा है बेटा? यस सर। Yes, sir. क्या मतलब होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस? Sir, mass by सर density. मास बाय डेंसिटी। ये बेटा गलत। अरे आप, हाँ वॉल्यूम मतलब ही तो मास नहीं बाय नहीं नहीं डेंसिटी। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। समझिए बात को, आप उल्टा बोल दिए बेटा। नहीं 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 नहीं, डेंसिटी वॉल्यूम से आएगा, वॉल्यूम आप डेंसिटी से कभी मत लाइएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। उल्टा है बेटा। आप समझो, कुछ चीजें पहले डिफाइन है, उसके देखो डेंसिटी का डेफिनेशन में वॉल्यूम का टर्म आया है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम यूज होगा, मतलब वॉल्यूम को पहले पता करना है। वॉल्यूम नहीं पता तो डेंसिटी नहीं मालूम है। देखो ऐसे समझिए बेटा, आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने डेंसिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम का टर्म इंक्लूड कर दिया, मतलब जिस किताब में डेंसिटी लिखा हुआ है कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मतलब उस किताब में पहले वॉल्यूम का डेफिनेशन होना है। ये साइंस में बेटा ये जरूरी चीज होता है कि आप वो वाला फॉलो करें, ठीक है? देखो वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा इज The नथ, space occupied. बिल्कुल परफेक्ट। वॉल्यूम का हमेशा मतलब होता है द स्पेस ऑक्युपाइड, द स्पेस ऑक्युपाइड, सिंपल सा मीनिंग होता है। वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज द स्पेस ऑक्युपाइड। स्पेस क्या है बेटा? थ्री डायमेंशन जो रीजन होता है उसको हम लोग स्पेस बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अब समझो, वॉल्यूम ऑफ गैस बोलना अपने आप में थोड़ा गलत है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस बोल के चीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, 24 DM क्यों होता है? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, अभी बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। हमने तो पहले बोल, अब मैं अगर बोलूंगा शेप ऑफ गैस तो आप बोलेंगे गैस का तो शेप नहीं होता है। तो उसी तरीके से शेप ऑफ गैस अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे हो सकता है? तो आइडियल केस में वॉल्यूम ऑफ गैस बोलना सही नहीं है। अगर कोई पढ़ जाए कि नहीं कि बिल्कुल आपका डेफिनेशन गलत है या सही है, इसको पता करना मतलब पीछे पड़ जाएगा, तो आपको नंबर काट सकता है कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो। बट कॉमन लैंग्वेज में वॉल्यूम ऑफ गैस बोला जाता है, और साइंस में ही बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस बोला जाता है। बट बेस्ट रहेगा ये बोलना वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट। क्यों? पहले बोले वॉल्यूम गैस का कुछ होता नहीं है, गैस का वही वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम है। जिस कंटेनर में आप गैस को रख दीजिएगा उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मुझसे पूछा जाए गैस का वॉल्यूम कितना है, तो मैं ये वाला मेजर करके आपको बता दूंगा, बोलूंगा देखो ये 10 लीटर है। तो दिस होल volume which is the volume of the container will be called volume of the gas। सही से बोला जाए तो volume occupied by the gas। उसी तरीके से अगर मैं इस पिस्टन को प्रेस कर दूंगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तब ये वॉल्यूम हो गया। तो हम लोग बोलेंगे बेटा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम occupied by gas, वॉल्यूम occupied by gas, ये बोलेंगे। एंड वॉल्यूम occupied by gas is equal to वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम बोला जाएगा। सर ये ड्रॉ करें? आपको बेटा खुद से अब डिसाइड करना है।
हाँ तो सर ठीक है करें। बेटा, जो इतना कुछ तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक चीज है बेटा वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। फिर एक चीज होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। वो क्या होता है, क्या बता रहे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। दिस इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ना। वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स का मतलब ये बेटा यहाँ पर ये 4/3 πr³, ये 4/3 πr³, 4/3 πr³, 4/3 πr³, 4/3 πr³, 4/3 πr³ सबको ऐड कीजिए, मतलब क्या बेटा 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय, अब ये मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, विल एक्सप्लेन लेटर ये 4 कहां से आया, ठीक है। तो क्या है 4/3 πr³ इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। ये बाद में 4 मल्टीप्लाई होगा, क्यों हुआ है बाद में एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर के एंड में जाकर ये एक्सप्लेन होता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है चलिए नेक्स्ट। ये तो पूरा आ गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक मॉलिक्यूल रख दिया, अच्छा यहाँ पे चलिए, इस कंटेनर के अंदर मैंने ये मॉलिक्यूल एक रख दिया। अब ये मॉलिक्यूल बेटा पूरे कंटेनर में अकेला घूमेगा, ये मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में अकेला घूमेगा। देखो गैस का पार्टिकल बेटा स्टेशनरी नहीं होता है, ये रैंडमली यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मूव करता रहेगा। तो ये जो एक अकेला पार्टिकल पूरे टैंक के अंदर है, वो पूरा टैंक में घूम रहा है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस मॉलिक्यूल? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ऑक्युपाइड का मतलब जहां तक वो घूम सकता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। अब इमेजिन करो एक और पार्टिकल यहां पर आ गया और ये भी गैसियस पार्टिकल है, ये अपना घूम रहा होगा और ये वाला अपना घूमेगा, तो दोनों कंटेनर में कहीं भी जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ये रेड वाले का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या बोलोगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सॉरी ग्रीन वाले का कितना है, तो आप बोलोगे ग्रीन वाला कंटेनर में कहीं भी घूम सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। फिर पूछेगा रेड वाले का कितना है, तो आप अगेन बोलोगे रेड वाला भी तो कहीं भी जा सकता है पूरे कंटेनर में, क्योंकि वो भी गैस है, तो आप फिर से बोलेगे वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। फिर आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ ग्रीन प्लस रेड कितना, तो आपने वॉल्यूम ऑफ रेड बताया, लेट से इसका वॉल्यूम है 5 लीटर, ये बीकर का वॉल्यूम है 5 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ रेड 5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ ग्रीन 5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ रेड प्लस ग्रीन कितना बेटा 5 लीटर कि 10 लीटर हो जाएगा? 5 लीटर ही होगा। क्लियर है बेटा ये, इसमें किसी को डाउट नहीं? ठीक है चलिए, तो ये चीज आपको समझना है कि गैस के अंदर आप कितना भी पार्टिकल रख दीजिएगा बेटा, उसका जो वॉल्यूम है वो सबका एक ही है।
Volume occupied by red is 5, volume occupied by green is 5, and volume occupied by red plus green is also 5 liter. क्लियर है ये? समझ में आया? तो अगर आपसे कभी भी बेटा यूज होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मान लेते हैं N2 यूज, N2 है, दिस इज N2 एंड दिस रेड वन इज O2. आपसे पूछा जाएगा बेटा अगर वॉल्यूम ऑफ N2, तो आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ N2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2. ये चीज याद रखिएगा. अगर एक ही कंटेनर के अंदर गैसेस है तो सारे गैस का वॉल्यूम एक ही होगा. इसके अंदर कितना भी गैस डालते जाइए सबका वॉल्यूम आप एक ही यूज कीजिएगा. इसमें किसी को डाउट? नो सर. चलिए नो अब नो सर. नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे बेटा यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट क्या क्या होते हैं? तो बेटा एक सिंपल सा यूनिट अपने पास है, दैट इज लीटर. दैट इज लीटर. फिर एक वॉल्यूम है, एक यूनिट है बेटा ml, विच स्टैंड्स फॉर मिली लीटर. एक है बेटा वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और एक है सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब इज रिटन एज C.C. कितनी बार C.C लिखा रहेगा. तो लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, मीटर क्यूब होता है और सेंटीमीटर क्यूब होता है. ठीक है. अब अपने को ध्यान रखना है इनका एक दूसरे के साथ बेटा रिलेशन. मतलब 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर. 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, which is also written as 1 C.C. ये यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं. सेकंड, कहीं कहीं डेसीमीटर क्यूब लिखा रहेगा, डेसीमीटर क्यूब भी लिखा रहेगा. दिस इज कॉल्ड डेसीमीटर क्यूब. 1 डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू 1 लीटर. मतलब लीटर का दूसरा नाम है बेटा डेसीमीटर क्यूब. लीटर का दूसरा नाम होता है डेसीमीटर क्यूब. तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों एक ही चीज है. क्लियर है ये? दीज आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. नेक्स्ट, अब आएगा टेम्परेचर. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना. हो गया सर. ठीक है. हो गया सर. हाँ ठीक है. नेक्स्ट, अब आएगा टेम्परेचर. टेम्परेचर आप लोग बेटा पढ़े हुए हैं लोअर क्लास में. क्या था टेम्परेचर का डेफिनेशन? Sir, degree of hotness or coldness of a body. सही है बेटा, बिल्कुल सही. टेम्परेचर का एक डेफिनेशन है डिग्री ऑफ और कोल्डनेस. ठीक है. ये डेफिनेशन बेटा छोटे बच्चों के लिए, जो केजी नर्सरी में जाते उनके लिए. अब आपके लिए नहीं है बेटा. ये डेफिनेशन अपने आप में गलत डेफिनेशन है. टेक्निकली देखा जाए तो गलत है. क्यों? देयर इज नथिंग एज सच अ थिंग कॉल्ड कोल्डनेस. कोल्डनेस जैसा कोई चीज नहीं है बेटा. सिर्फ हीट होता है, कोल्ड कुछ नहीं होता है.
ये कॉमन लैंग्वेज में कोल्ड है। टेक्निकली आप ये नहीं बोलते हो कि, टेक्निकली आप ये बोलोगे हीट सप्लाई किया, बट ये थोड़ी ना बोलते हो कोल्ड सप्लाई किया। व्हाट इज मीन बाय सप्लाइंग कोल्ड? आप ये बोलते हीट विड्रॉ की है, या दिस रिएक्शन विल रिलीज हीट एंड दिस रिएक्शन विल एब्जॉर्ब हीट। आप ये नहीं बोलते हो दिस रिएक्शन विल रिलीज कोल्ड एंड दिस रिएक्शन विल एब्जॉर्ब कोल्ड। हॉटनेस होता है, कोल्डनेस नहीं होता है। एक्चुअली कोल्डनेस इज एब्सेंस ऑफ हॉटनेस, एब्सेंस ऑफ हॉटनेस। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग कौन सा डेफिनेशन यूज करेंगे? यहां पर हम लोग अलग डेफिनेशन यूज करेंगे। होपफुली आप लोग ये लिख लिए होंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, जब मैं मिटा देता हूं बेटा वो लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरे पास जगह नहीं रहता ना, इस कारण से। गैसियस पार्टिकल्स, they are always in constant random motion, they are never ever stationary। ये कभी नहीं रुकता है बेटा, गैस के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। अब समझो बात को, लिक्विड के पार्टिकल्स भी हमेशा आपस में मूव करते रहेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स भी हमेशा मूव करते रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बेटा यहां से यहां नहीं जाएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे नहीं चला जाएगा सॉलिड। सॉलिड का पार्टिकल यहां से यहां नहीं ट्रेवल करेगा, वो यहीं पे बेटा ऐसे 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 वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, बट हर कोई बेटा मोशन में होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स। टेम्परेचर इज एक्चुअली the motion of these particles. Temperature is measured from motion of particles of not only gas but also solid, also liquid, also gas. These kinetic motion of particles is actually temperature. So temperature is measured from molecular मोशन। टेम्परेचर हम लोग मॉलिक्यूलर मोशन से मेजर करते हैं। Temperature is index of random molecular motion. Temperature is index of random molecular motion. Higher temperature means faster molecular motion. In fact, kinetic energy of particles is directly proportional to temperature. हायर टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, लोअर टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी कम होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मींस अगर इसको हीट कर देंगे तो ये फास्ट मूव करेगा, और इसको अगर ठंडा कर देंगे तो ये स्लो मूव करेगा। पार्टिकल्स मूव एट अ फास्टर स्पीड एट अ हायर टेम्परेचर एंड एट स्लोअर स्पीड एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट। नो सर। नेक्स्ट है बेटा स्केल ऑफ टेम्परेचर।
नेक्स्ट इज स्केल ऑफ टेम्परेचर। लिखेंगे स्केल ऑफ टेम्परेचर। देखो स्केल ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग ये है कि ये टेम्परेचर सबसे लास्ट में कॉन्सेप्ट आया था। लास्ट का मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास हम लोग को मालूम था। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट डेवलप हुआ, तो इसलिए इसमें बहुत सारे स्केल है। ठीक है, तो एक जो स्केल है बेटा वो है अपना सेल्सियस स्केल, जो हम लोग नॉर्मली इंडिया में यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल। दूसरा है बेटा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल। तीसरा है केल्विन स्केल। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये दोनों जो स्केल है बेटा, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का स्केल बेटा ये है, एंड दैट इज केल्विन। जो स्कूल नहीं जाते बेटा उनके लिए सेल्सियस है, उनके लिए फ़ारेनहाइट है। जो स्कूल जाते हैं उनके लिए केल्विन है। समझ में आया? केल्विन क्यों है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना आएगा, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला कुछ है, वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन, तो सेल्सियस प्लस 273 डिग्री विल बी केल्विन स्केल। 10 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना, 10 प्लस 273। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेल्सियस इज 273 प्लस 10 केल्विन। इसमें क्वेश्चन तो किसी को नहीं करना है बेटा, ये तो सबको पता है ना, लोअर क्लास में था ना। ठीक है चलिए, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस इज 273 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 373 केल्विन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, तो सेल्सियस और केल्विन का पता है। अब है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट का है बेटा C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। इफ आई यूज दिस फॉर्मूला, ये सेकंड इक्वेशन है, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला then I will get reading from Celsius to Fahrenheit. For example, what is the normal body temperature beta? 98.4 degree Fahrenheit. ठीक है चलिए, मुझे लगा था आप सेल्सियस बताएंगे। कन्वर्ट 98.4 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेल्सियस, 37 डिग्री सी। हाँ ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखिए कन्वर्ट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। खुद से जल्दी से कीजिए बेटा इसको। कन्वर्ट 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, डिग्री वहां भी है बेटा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जल्दी से बनाइए इसको। $36.8।
36.8. सर 36.88. ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ये फ़ारेनहाइट को यहाँ पे प्लेस कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो अब आप सॉल्व कीजिए। तो सी आ रहा होगा आपका 36 पॉइंट कितना बेटा? 8. ठीक है, 36.8 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो ये सिंपल सा एक कैलकुलेशन था सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का। नाउ आपको जब भी केमिस्ट्री में बेटा क्वेश्चंस आएंगे तो फ़ारेनहाइट में इंडिया में क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर या तो केल्विन में देगा या तो सेल्सियस में देगा। क्वेश्चन में आपको सेल्सियस में अगर दिया हुआ है टेम्परेचर तो उस सेल्सियस के टेम्परेचर को काट दीजिएगा और वहां पे तुरंत क्वेश्चन के ऊपर ही केल्विन लिख दीजिएगा। केमिस्ट्री में सेल्सियस में कभी भी आपको यूज नहीं करना है टेम्परेचर। जैसे ही सेल्सियस दिखे उसको वहीं के वहीं केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। होता क्या है, कितनी बार आपका ध्यान नहीं रहता है, आप सेल्सियस का टेम्परेचर पूरा क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, जबकि कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको केल्विन यूज करना है, सेल्सियस यूज नहीं करना है। क्लियर है? अब देखो हम लोगों ने क्या बोल रखा था, हम लोगों ने बोल रखा था कि जो टेम्परेचर है वो मॉलिक्यूलर मोशन से लिंक्ड है। मॉलिक्यूलर मोशन का ही मेजरमेंट हम लोग टेम्परेचर के थ्रू करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, कोई ये कह दे कि 20 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस। कोई ये बात कहता है कि 20 डिग्री सेल्सियस इज ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। 20 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इसका जीरो एक्चुअल में जीरो नहीं है। बट 10 केल्विन और 20 केल्विन में बेटा मैं ये कहता हूं 20 केल्विन इज ट्वाइस हॉट एज 10 केल्विन, देन आई एम करेक्ट। तो केल्विन में ये वाला पॉसिबल है, सेल्सियस में पॉसिबल नहीं है, फ़ारेनहाइट में ये बात पॉसिबल नहीं है। जल्दी से लिख लीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस इज नॉट या 200 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 100 डिग्री सेल्सियस। 200 degree Celsius is not twice as hot as 100 degree Celsius, but 200 Kelvin is twice as hot as 100 Kelvin. सर एक बार पिछला पेज दिखाए ना जहाँ पे केल्विन वाला लिखा हुआ था। क्या बेटा? हो गया सर, बस यही पेज देखना था, हो गया। चलिए हो गया बेटा, लिख लिए। 20 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्वाइस हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस, बट 200 केल्विन इज ट्वाइस एज हॉट एज 100 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के रेफरेंस में। एब्सोल्यूट जीरो, नाउ समझिए बात को। हम लोगों ने अभी -273 डिग्री सर। माइनस 273। बेटा ये छोटे बच्चों के लिए बेटा, बड़े बच्चों के लिए नहीं है, समझिए बात को। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड।
माइनस ये थ्री से ये भी छोटे बच्चों वाला है बेटा। ठीक है, समझिए बात को। बेटा अभी आपको बताए 20 या 10 का सेल्सियस में क्या प्रॉब्लम है और केल्विन में क्या बात होती है। 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एक्चुअल जीरो, एंड वाई 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट एक्चुअली जीरो। हम लोगों ने टेम्परेचर को बोल दिया है कि टेम्परेचर इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। टेम्परेचर से आप क्या मेजर कर रहे हो, आपसे कोई पूछ ले, आप बोलोगे मॉलिक्यूलर मोशन मेजर किए। आपको बोला गया टेम्परेचर आपका 40 केल्विन है और दूसरे ने बोला मेरा 20 केल्विन टेम्परेचर आया, अलग अलग ऑब्जेक्ट का। तो आप बोलोगे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट 40 केल्विन था तो इसका मॉलिक्यूलर मोशन ट्वाइस एज फास्ट एज 20 केल्विन। मतलब 40 केल्विन में मॉलिक्यूल ट्वाइस स्पीड से मूव कर रहा है जितना 20 केल्विन में मूव करता है। केल्विन स्केल में ये होगा और टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन से लिंक्ड है। एब्सोल्यूट जीरो में मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा। जब केल्विन स्केल में आप जीरो कर दीजिएगा टेम्परेचर को तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, घूम रहा है, सैर कर रहा है, ये सारा बंद हो जाएगा। मॉलिक्यूल जहां है वहीं खड़ा हो जाएगा। ऑल मॉलिक्यूलर मोशन विल स्टॉप, be it solid, be it liquid, be it gas. At absolute zero, all molecular motion will cease to exist. कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगा। समझे? 0 केल्विन में कोई चीज मूव नहीं कर सकता है, ना विंड मूव करेगा, ना वाटर मूव करेगा, कुछ नहीं चलेगा, सब बंद हो जाएगा। इनफैक्ट आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, अरे इलेक्ट्रॉन का मोशन भी बंद हो जाएगा। 0 केल्विन में कुछ मूव नहीं कर सकता। ऑल मॉलिक्यूलर मोशन शैल सीज टू एग्जिस्ट। दिस टेम्परेचर विल बी नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट -273। एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर at which all molecular motion cease to exist. समझ में आया? And that is actually equal to -273.15 in Celsius scale. तो लिखेंगे temperature at which all molecular motion cease to exist. Temperature at which all molecular motion cease या stops, cease to exist will be called, is called सर cease ऑल होता है। मॉलिक्यूलर के बाद Temperature at which all molecular motion cease to exist is known as absolute zero. It is 0 केल्विन। ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? इसको 0 केल्विन बोलते हैं। And in Celsius scale this is -273.15. तो क्या आएगा? 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट जीरो विच इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। किसी को डाउट बेटा? सर प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। क्या बेटा? स्टेटमेंट फिर से बोलिए ना सर। फिर से बोलिए। स्टेटमेंट सर। डेफिनेशन सर, डेफिनेशन। बेटा टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन cease to exist is known as absolute zero temperature. Is known as absolute zero temperature. ऑल मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मोशन बेटा ये था अभी अपना, दिस वाज माय मॉलिक्यूलर मोशन। ये अचानक से बंद हो जाए तो बोलेंगे बंद हो गया मोशन, अब मतलब टेम्परेचर इसका जीरो हो गया है। ठीक है, बट ध्यान रहे
कि टेम्परेचर गैस का 0 होने से पहले गैस ठंडा होकर लिक्विड बनेगा और ठंडा होकर सॉलिड बनता है, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्यूट 0 में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज प्रेशर। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? वॉल्यूम डिस्कस कर लिया और टेम्परेचर डिस्कस कर लिया है। अब आएगा बेटा प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? प्रेशर सबके लाइफ में होता है बेटा। आपके लाइफ में होगा बेटा एग्जाम का प्रेशर, पढ़ने का प्रेशर, अच्छा मार्क्स लाने का प्रेशर। बट बेटा यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर डिस्कस करने वाले हैं वो ये वाला प्रेशर नहीं है, मेंटल प्रेशर नहीं है, ये फिजिकल प्रेशर है। फिजिकल प्रेशर क्या होता है? फिजिकल प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। तो एनीथिंग विच अप्लाइज फोर्स विल एक्सर्ट सम प्रेशर। अगर आप किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक बेटा डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, एरिया से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर निकालने का बड़ा आसान तरीका है, फोर्स पता कीजिए, एरिया पता कीजिए, डिवाइड कीजिए, प्रेशर निकाल लीजिए। तो अपना जो गैस वाला प्रेशर है वो क्या है? गैस में प्रेशर कहां से आया, या हाउ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर? कोई बताएगा बेटा गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया? मतलब प्रेशर एक्सर्ट किया तो फोर्स अप्लाई किया। अब क्वेश्चन इज गैस ने फोर्स कहां से लाया? बाय कोलिजन इन द वॉल। सही है बेटा, परफेक्ट। इमेजिन करो ये सारे पार्टिकल्स बेटा फुटबॉल है। ये फुटबॉल बेटा अगर आपको आके बेटा हिट करेगा तो आपको चोट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो फोर्स अप्लाई किया। तो फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा। तो व्हाई गैस एक्सर्ट्स प्रेशर? बिकॉज गैसियस पार्टिकल दे कोलाइड विद वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो जा रहा है बेटा, ये पार्टिकल जो जा रहा है, कहाँ गया? चले, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, तो पार्टिकल बेटा अभी थोड़ी देर सेकंड के बाद वॉल से कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद वापस बाउंस बैक करता है। इस प्रोसेस में वॉल पे कुछ प्रेशर फोर्स एक्सर्ट होता है। उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कीजिए, आपको प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है? तो लिखेंगे गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू कोलिजन्स with the wall of the container. Gas exerts pressure due to collision with wall of the container. गैस इसलिए प्रेशर अप्लाई किया है कि उसने कोलाइड किया है। अब मैं आपसे पूछ लूं, एब्सोल्यूट 0 पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि वो रुक गया है, अब रुक जाएगा नहीं तो करेगा। बिल्कुल सही। एब्सोल्यूट 0 पर प्रेशर भी आपका गैस अप्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज वो तो रुक गया। अब रुक गया तो कोलाइड नहीं करना है, कोलाइड नहीं करेगा तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स नहीं आएगा तो फिर प्रेशर कहां से? क्लियर है बेटा? ये तो प्रेशर क्यों एक्सर्ट हुआ? बिकॉज कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब इमेजिन कीजिए कि आपको इस बीकर के अंदर रख दिया गया, ये यहां पर किसी एक को हम लोगों ने रख दिया। चलिए, ये आप हो सकते हैं। अगर आपको इमेजिन करना है कि आपका कोई बहुत बहुत पुराना दुश्मन है, वो है, तो उसको भी आप इमेजिन कर सकते हो। अब इसके ऊपर बेटा ये अंदर बैठा हुआ है, खड़ा है, चल रहा है, कुछ भी कर रहा होगा, वो छोड़िए।
ये अंदर है मतलब पार्टिकल इससे कोलाइड करेंगे। ये जो गैस के पार्टिकल है इसको आके हिट कर रहा होगा, कोई सिर पे टकराता होगा, कोई हाथ पे टकरा रहा होगा, कोई पैर पे टकरा रहा होगा, हर तरफ से कोलिजन हो रहा है। ड्यू टू दिस कोलिजन इसके ऊपर भी प्रेशर लगेगा, इसके ऊपर भी प्रेशर लगेगा। यही काम बेटा हम लोग जब अभी बस यूं ही खड़े हैं, बैठे घूम रहे हैं, एटमॉस्फेयर में इतने सारे पार्टिकल्स है, सब आके इधर उधर से कोलाइड करते रहते हैं और हम लोग के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। कोलिजन हर डायरेक्शन से हो रहा है तो प्रेशर हर डायरेक्शन से लगेगा। क्लियर है ये? तो गैस विल एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, गैस विल एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ से गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा। इसमें किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, चलिए लिख लिए। अब एक काम कीजिए, एक डायग्राम आप लोग बना लीजिए, ठीक है? आसान वाला बना लीजिए। अरे ये तो यहीं रुक गया, ये हर जरा बीच में नहीं रुक रहा है बेटा। हाँ रुका। आप लोग ड्रॉ करो सर। इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? एक बीकर, एक कंटेनर बना लीजिए, उसमें एक पार्टिकल बना के कर सकते हैं। इच्छा है तो सर दो नीचे चार पार्टिकल और बना लीजिए। सर नीचे वाला ड्रॉ करे। हाँ बेटा, ऊपर वाला करना है तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? गैस विल एक्सर्ट प्रेशर। बेटा हायर, अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? increase करेगा इंक्रीज करेगा। फुटबॉल Increase करेगा। बहुत सही। फुटबॉल धीरे से आके लगेगा, थोड़ा चोट लगेगा। फुटबॉल बहुत तेजी से आएगा तो बहुत 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 ज्यादा हर्ट करेगा। तो सिंपल सी है, पार्टिकल्स धीरे से जाके वॉल को कोलाइड करेंगे, थोड़ा सा पार्टिकल बहुत फास्ट जाके कोलाइड करेंगे, ज्यादा एग्जर्ट करेंगे। यही प्रेशर के कारण बेटा हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। स्टीम इंजन याद है ना? स्टीम इंजन बेटा रेलवे इसलिए चलता था पहले स्टीम इंजन से, बिकॉज Yes, sir. वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स था वो पिस्टन को बेटा पुश करता है तो चक्का बेटा मूव करता है। और जब ये बेटा कंटेनर पे प्रेशर बहुत 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 ज्यादा हो जाता है, लेट्स से ये पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लगा और तेज हो गया और तेज हो गया, तो बेटा वॉल ऑफ द कंटेनर का, जैसे आपका भी एक लिमिट है कि एक वेलोसिटी से फुटबॉल आएगा तो बेटा आप टॉलरेट कर लोगे, बट एक पॉइंट से ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा? वो आपके अंदर बोन्स वगैरह को ब्रेक कर देगा। तो यही काम होता है बेटा जब गैस सिलेंडर एक्सप्लोड करता है। होता क्या है कि ये सिलेंडर का जो वॉल होता है एक प्रेशर तक टॉलरेट कर सकता है, उसको गैस को होल्ड करके रख सकता है, बट एक पॉइंट से ज्यादा अगर प्रेशर इसके अंदर बिल्डअप हो जाए, मींस मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स वेरी फास्ट, देन द वॉल ऑफ द कंटेनर दे ब्रेक। उस समय गैस या हम लोग बोलते हैं सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। तो प्रेशर हर वॉल का बेटा एक लिमिट है टॉलरेट करने का। कोई भी कंटेनर होगा उसके ऊपर एक लिखा रहता है मैक्सिमम प्रेशर, ठीक है? नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, प्रेशर के मल्टीपल यूनिट्स हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन हम लोग का चलता रहता है, किसी को आइडिया है मोस्ट कॉमन क्या है बेटा? Pascal.
हाँ पास्कल क्या बेटा सर बताइए। पास्कल ATM मोस्ट कॉमन एटीएम है, मोस्ट कॉमन एटीएम यूज होता है, मोस्ट कॉमन एटीएम यूज होगा। दूसरा है हाइट ऑफ मरकरी, दूसरा है हाइट ऑफ मरकरी, तीसरा है बार, फिर है अपना एक टॉरिसेली, फिर लास्ट में आएगा बेटा पास्कल। दिस पास्कल इज एसआई यूनिट which is actually short form of न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को शॉर्ट में हम लोगों ने पास्कल बोल दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम लोगों ने शॉर्ट में पास्कल बोल रखा है। पास्कल कहां से आया, किसी को आइडिया है बेटा? So Pascal's law. सर एक सर साइंटिस्ट का नाम था। साइंटिस्ट था पास्कल। परफेक्ट, ये है ब्लीज पास्कल, ठीक है, इनके नाम पे रखा गया है। अब इनके नाम पे क्यों रखा गया, इनके नाम पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने हाइड्रोस्टैटिक्स पे बहुत अच्छा काम किया था। हाइड्रोस्टैटिक्स, पानी का जो प्रेशर होता है ना बेटा, उस पे अच्छा काम किया है। प्लस आप लोग नाम सुनते होंगे हाइड्रोलिक, यस सर। हाइड्रोलिक, फिर कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रा ना। व्हाट इज हाइड्रा? अरे वो हाइड्रा कुछ नहीं है, जो क्रेन होता है ना उसके अंदर हाइड्रोलिक यूज होता है, उसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में लोग हाइड्रा बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक क्या होता है फिजिक्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बट समझ लीजिए कि प्रेशर से ही रिलेटेड है वो। और वहां भी बेटा लिक्विड यूज होता है, लिक्विड और गैस का बेटा बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मोर और लेस सिमिलर आएगा, ठीक है। वहाँ आइडियल गैस लॉ वगैरह अप्लाई नहीं होगा, बट आप बात कर सकते कि हाइड्रोस्टैटिक्स आप गैस में भी काफी हद तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लीज पास्कल इन्हीं के नाम पे ये है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोस्टैटिक पे अच्छा काम किया था तो प्रेशर का इन्हीं के नाम पे दे दिया गया। इनका बेटा एक बहुत अच्छा इन्वेंशन था ये वाला, जो आज तक कभी इन्वेंट नहीं हुआ है। इन्होंने बस डायग्राम बना के दिया था, ये एक साइफन, यहाँ से पानी निकलेगा फिर यहाँ पे अपने आप चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साइफन का बेटा ये जो एग्जिट का हाइट है वो इसके हाइट से हमेशा कम होना चाहिए, ये पता है कि नहीं पता आप लोग को? ये जो हाइट है साइफ लेयर का, पाइप का बेटा हाइट इसके नीचे ही होना है, तभी ये काम करता है। तो इन्होंने अपने जमाने में बनाया था बट कभी बना नहीं पाए थे, इन्वेंट नहीं कर पाए थे, ठीक है। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इन्होंने गॉड के बारे में बहुत अच्छा चीज बोल रखा है। ये थोड़े रिलीजियस टाइप के थे, ठीक है, बहुत बहुत डिवाउट क्रिश्चियन टाइप के थे। इनके हिसाब से बेटा दो केस है, या तो गॉड है या तो गॉड नहीं है। अब गॉड है या नहीं है आपको लाइफ में तो मालूम चलेगा नहीं, लाइफ के बाद मालूम चलेगा। गॉड अगर है तो हेवन भी होगा, हेल भी होगा। तो अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो तो लाइफ के बाद हेल मिलने वाला है, तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। और गॉड में अगर बिलीव करते हो तो चांसेस है कि हेवन मिल जाएगा, तो फायदा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इनके हिसाब से इट इज बेटर टू बिलीव इन गॉड, बिकॉज अगर बिलीव नहीं करते और गलती से गॉड अगर एग्जिस्ट करते हैं, या सही से भी या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ ही बोलिए, गॉड अगर एग्जिस्ट करते हैं तो नुकसान बहुत 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 ज्यादा होगा। तो इनके नाम से पास्कल वेजर नाम से एक बड़ा पॉपुलर टर्म एग्जिस्ट करता है। इट मींस गॉड के साथ जुआ मत खेलिए, ये बिलीव कीजिए कि गॉड एग्जिस्ट करता है, किया तो अच्छी बात है। अगर आप बिलीव करते यार एग्जिस्ट नहीं करते तो नुकसान क्या है आपका, कोई खास नुकसान है ही नहीं।
अब गॉड में बिलीव करने का मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम आप अगरबत्ती जलाइए, पूजा कीजिए, मंदिर जाइए। गॉड इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते होंगे। गॉड का सिंपल सा बिलीव होता होगा कि एक अच्छा इंसान बनिए, किसी का नुकसान मत कीजिए, खुश रहिए और दूसरे को खुश रखिए। ठीक है, इनके अलावा और गॉड को मंदिर और इस कुछ पहुंचता नहीं है वहां ऊपर। चलिए नेक्स्ट। तो अब यूनिट ऑफ प्रेशर में हम लोग वापस आते हैं। तो ये सारे अपने यूनिट ऑफ प्रेशर हो गए। अब हम लोग को करना क्या है, इन सारा यूनिट ऑफ प्रेशर का बेटा कन्वर्जन देखना है। तो सबसे पहले 1 atm या 1 atmosphere is actually the pressure applied by atmosphere at sea level is pressure applied by atmosphere, ये गलत हो गया, atmosphere at sea level, at sea level 1 atm is pressure applied by atmosphere at sea level. This is the pressure which atmosphere is applying upon us at sea level. This, हाँ बेटा बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था बेटा? चलिए नेक्स्ट, अगर इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कुछ वैल्यू आएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू is approximately equal to 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में 10 raised to power 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दिस इज द प्रेशर विच एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अप्लाइंग। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पास्कल। अभी डिस्कस किए थे पास्कल भाई साहब के बारे में। ठीक है नेक्स्ट। सर एक बार पिछला पेज दिखाइए ना। इसमें से क्या करना है बेटा आपको? चलिए नेक्स्ट। अब मरकरी के हाइट में समझिए। पानी बेटा कहीं रखा रहता है ना तो पानी का प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये अपना वाटर का कॉलम है, यहां तक वाटर फिल्ड है पूरा। तो यहां पर बेटा प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। व्हाट इज, लेट्स से दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे कितना प्रेशर अप्लाई हुआ? प्रेशर ड्यू टू 10 सेंटीमीटर वाटर कॉलम। ये बैटरी बार बार जा रही है। प्रेशर ड्यू टू 10 सेंटीमीटर वाटर कॉलम। उसी तरीके से बेटा हम लोग मरकरी का भी प्रेशर में, मरकरी के कारण भी एक प्रेशर आएगा। मरकरी का लिक्विड कॉलम है, उसका लेंथ है 76 सेंटीमीटर। एक मरकरी का लेंथ आपका है 76 सेंटीमीटर। दैट प्रेशर इज सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स pressure exerted by 76 centimeter of mercury is same as pressure exerted by atmosphere। 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम बनाइए, वो उतना ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है जितना आपका एटमॉस्फेयर अप्लाई करेगा। इसमें किसी को डाउट बेटा? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बता दे रहे, समझिए बात को। एटमॉस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई करता है, लिक्विड का कॉलम भी प्रेशर अप्लाई करता है। नाउ लोगों ने पता किया, साइंटिस्ट ने, कि 76 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम अगर बनाते हैं तो वो भी उतना ही प्रेशर अप्लाई करता है जितना अपना एटमॉस्फेयर करेगा। समझाते हैं।
चलिए, दिख रहा है बेटा? हाँ, यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है ना बेटा, यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दिस प्रेशर, यहाँ पे अगर आप बैठ जाओगे तो आपके ऊपर इसका प्रेशर अप्लाई हुआ, सिर के ऊपर 76 कॉलम ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रखा हुआ है। तो यहाँ पर जितना वेट लग रहा है आपको, वही वेट एटमॉस्फेयर का आपके ऊपर लगता है। सो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर एज एक्सर्टेड बाय दिस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। मतलब आपके सिर के ऊपर एटमॉस्फेयर है, आप इमेजिन कर लीजिए कि आप अगर सिर के ऊपर 76 कॉलम ऑफ मरकरी रख लोगे तो भी आपको उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसमें किसी को डाउट बेटा? No. चलिए, तो 1 नहीं सर। atm इज एक्चुअली इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो समझ में आया बेटा मरकरी से कैसे प्रेशर मेजर कर रहे हैं? मरकरी का हाइट 76 सेंटीमीटर का, वही आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, वही आपका प्रेशर है। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 1 बार। 1 बार, कोई बताएगा 1 बार कितना होता है बेटा? याद रखिएगा, आप बता दे रहे 1, अच्छा यहाँ नहीं लिख सकते ना, 10 to the power 5 Pascal। 1 बार, ध्यान से सीख दे, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 0.98 atm और 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार। इस तरीके से ध्यान रखना है। वन बार इज 0.98 atm और 1 atm इज 1.01 बार। हम लोग बहुत बार बेटा 1 बार अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 atm लिखकर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 1 बार को अप्रोक्सीमेटली 1 atm लिख के क्वेश्चन सीधा सॉल्व कर देते हैं। ये डेसिमल वगैरह में नहीं जाएंगे, ठीक है। और 0.986 होना चाहिए, ठीक है बेटा, 0.986 होता है। आइडियल केस में 0.99 लिखना था फिर हम लोग को, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट प्रेशर। अब बेटा अपने को एक बार बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अब देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में बेटा टेम्परेचर आपका है 273 केल्विन, सीधी सी बात है। प्रेशर कितना है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब ये नहीं कि इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड है या ये मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत स्टैंडर्ड से रहता है। यहाँ पे वैसा कोई स्टैंडर्ड का मीनिंग नहीं, यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि आप मुझे कुछ बता रहे हो। लेट से आपने मुझे बताया गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है, तो आपने बोला कि गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बहुत सारे चीजों के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर बाद में मेंशन करना पड़ता है। बहुत सारे चीजों के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने बता दिया ना वॉल्यूम ऑफ गैस 5 लीटर, इनकरेक्ट है वो या इनकम्प्लीट है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 5 लीटर बोलना गलत है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज 5 लीटर एट दिस प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर, ये बोलना होगा। यस सर। ठीक है, तो अब किताब में लिखा रहेगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इतना, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इतना, वॉल्यूम ऑफ दिस इज इतना, बाद में एट दिस टेम्परेचर प्रेशर, एट दिस टेम्परेचर प्रेशर, एट दिस टेम्परेचर प्रेशर। किसी किताब में फिर से वही चीज लिखा हुआ है, बट वॉल्यूम ऑफ गैस एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट दोनों बुक में बेटा
अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल एक में लिखा है वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 5 लीटर एट 300 केल्विन एंड 2 atm। दूसरे किताब में लिखा है वॉल्यूम ऑफ O2 इज लेट्स से 10 लीटर एट 150 केल्विन एंड 1 atm। ये लेट से लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दोनों किताब अलग सही है अपनी जगह, बट दोनों अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर फॉलो करते हैं। तो इसीलिए दोनों बुक के राइटर को बोला गया कि ये चीज आप बंद करो, आप सब कुछ एट 273 केल्विन एंड 1 बार पर बताओ। 1 atm पे नहीं, 1 बार है एक्चुअली। हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं, लोअर क्लास में क्या पढ़े, 1 बार या 1 atm? 1 ATM। हाँ, यहाँ 1 बार होगा। ठीक है बेटा, अब से ध्यान रखना है, 1 बार बोला जाता है एंड 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 atm, इसीलिए यूज कर लेते हैं हम लोग, बट एक्चुअल डेफिनेशन में 1 बार यूज होगा। तो ये इसलिए बोला गया कि अब हर कोई सब कुछ इसी टेम्परेचर प्रेशर पे बताए, अपना टेम्परेचर अपना प्रेशर पे ना बताए। तो STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर which is equal to 273 Kelvin and 1 bar. What is the use of STP? आपको STP पे गैस का कोई प्रॉपर्टी बताना है तो STP पे कोड करना है। पेट्रोलियम के बारे में आपको कुछ बताना है तो STP पे बताइए। किसी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कुछ बताना है तो STP पे बताइए। ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ बताना है तो STP पे बताइए। ऐसा नहीं कि अपना टेम्परेचर प्रेशर बताते रहिए आप लोग, ठीक है? तो ये चीज है, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, सारा मेजरमेंट आपको उसी पे करना है। फॉर एग्जांपल गाड़ी का, कार का माइलेज होता है। कार का माइलेज क्या होगा? बहुत लोग क्या करेंगे कि कार का माइलेज निकालने के लिए, कार का माइलेज समझते हैं ना कि 1 लीटर तेल में कार या बाइक कितना चलती है। तो एक कंपनी ने क्या किया, कार या बाइक में 1 लीटर तेल भरवाया और एकदम खाली रोड में ले गए और दिखाए कि देखो 1 लीटर तेल से मैंने 60 किलोमीटर चला लिया। दूसरी कंपनी ने क्या किया, उसी 1 लीटर तेल यूज करके बाइक को दिल्ली के सबसे बिजीएस्ट रोड में चलाया, तो उसका माइलेज तो कम आएगा। क्यों? दोनों का कंडीशंस अलग है। तो दोनों के कंडीशन को बराबर करना है, दोनों के कंडीशन को इक्वल करना है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि माइलेज का मेजरमेंट इस कंडीशन या इस क्राइटेरिया में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देना है जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का यूज होगा, उस समय आप टेम्परेचर को 273 केल्विन यूज कीजिए और प्रेशर को 1 बार यूज कीजिए, और कोई काम नहीं है STP का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा अमाउंट ऑफ गैस। नाउ व्हाट इज अमाउंट ऑफ गैस? अमाउंट ऑफ गैस इज नथिंग बट moles of gas present in container। मतलब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स है ये आपको मेजर करना है, काउंट करना है, और उसको मोल में आपको आंसर दे देना है। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, ये देना है। और आपको पता होगा बेटा, मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट। याद है आपको 7 फंडामेंटल यूनिट है, Yes, sir. उसमें मोल है। यस सर। हाँ, अमाउंट का क्या है? मोल है उसमें। ठीक है, अमाउंट का मोल होता है। चलिए, तो अमाउंट के बारे में बेटा ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, मोल पता कर लीजिए, हो जाएगा।
इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट। सर हाँ बेटा बोलिए। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे बेटा बॉयल्स लॉ के ऊपर। ये पहला लॉ है, गैसीय स्टेट में कुछ लॉज है, इसमें पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, फिर आएगा चार्ल्स लॉ, फिर आएगा आइडियल गैस लॉ। ये 3 लॉ हम लोग देखेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। आईसीएसई वाले बच्चों को पहले से पता है, सीबीएसई वालों के लिए बेटा सबसे पहले है बॉयल्स लॉ, फिर है चार्ल्स लॉ, फिर है आइडियल गैस लॉ, फिर है आइडियल गैस लॉ। अब देखो बॉयल्स लॉ बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं इनके बारे में क्योंकि आपको समझना है कि ही मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न साइंस के लिए ना इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। यहां से एक्चुअली साइंस धीरे धीरे स्टार्ट होता है। आपको पता है ये इनका मतलब बेटा किस, पता नहीं होगा बता दूं, इनके जमाने में बेटा साइंटिस्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे थे पॉपुलर होना। ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते पता है? ये 1600 से बिलोंग करते हैं, 1627 से 1691। ये एरा बेटा पता है क्या है? इसी समय बेटा ये वहां से बिलोंग करते थे बेटा, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे या ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ठीक है। नाउ ये उस समय बॉयल्स लॉ प्रपोज करते हैं जिस समय बेटा वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में जैसे हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को भगाया, तो वहां के लोगों ने राजा जो थे उनको भगा रहे थे। किस समय? जब ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इनफैक्ट ये साइंटिस्ट इसलिए बने थे क्योंकि उसी समय इनको पहचानते हैं, इनका नाम गैलीलियो है। इनको हाउस अरेस्ट किया गया था। ही वॉज few of those fellow who started popularizing क्या बेटा, कॉपरनिकस मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, जिसमें इन्होंने कहा था कि अर्थ सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। रॉबर्ट बॉयल्स बेटा नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। आप पिछले वाले में देखे होंगे बेटा, ये एक साइंटिस्ट मैंने यहाँ आपको दिखाया था पैस्कल का। देखो इनका बेटा वो बाल सिंपल बाल है, कॉमन पीपल जैसा बाल है, बस लंबे है। इनके देखो जरा, इनका हेयर स्टाइल देखो, इनका हेयर स्टाइल जो है बेटा ये नोबल फैमिली का है। तो ही वॉज सन ऑफ अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल किंग। एक बड़ा किंग होता था, उसके नीचे छोटे छोटे फ्यूडल किंग होते थे, तो उनका ये बेटा था। ये जो गैलीलियो जो हाउस अरेस्ट हुए थे ना, इनके घर के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया था। अब इनका घर छोटा नहीं होता, इनका घर का नाम घर होता है, विला होता है, बड़ा बड़ा महल होता है। तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो उस इनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आया एंड देन ही डिसाइडेड कि मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, मुझे अब साइंस में जाना है। ठीक है, इनको बेटा वही है 1642 में बेटा इनका डेथ हो गया। इस समय ये कॉलेज में नहीं बाहर कहीं गए थे किसी के यहाँ, तो इनको हाउस अरेस्ट किया गया था, ये मर गए थे। ठीक है, ये बेटा दीज आर दी वन ऑफ दोज इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ साइंस। यहीं से साइंस धीरे धीरे स्टार्ट होता है 1600 से। बेटा आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लॉ बेटा या मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी 1600 के बाद से स्टार्ट हुआ है। 1600 में स्टार्टिंग हो रहा था, 1700 से बेटा बाकी सारा चीजें लेवोजियर वगैरह आने लगे थे। आपका धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल पे काम चालू हो चुका था 1700 में। फिर 1800 में हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह डिस्कवर कर चुके थे। पता है 1600 में हम लोग क्या कर रहे थे? किसी को आइडिया बेटा? कोई अच्छा हिस्ट्री जानता है? जब बॉयल्स लॉ सर गैलीलियो मुगल लोग से लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे? मुगल लोग से लड़ रहे थे, मंदिर बचा रहे थे। हाँ, हम लोग बेटा ताजमहल बना रहे थे। ठीक है, 1658 के आसपास 1640 में हम लोग ताजमहल बना के कंप्लीट किए थे।
जब वहाँ साइंस चल रहा था तो हम लोग यहाँ पे ताजमहल बना रहे थे, ताजमहल बनाने में बिजी थे। खैर जो भी हो, अब जो हो गया सो हो गया। नेक्स्ट, तो बॉयल्स लॉ ने क्या किया था ना, व्हाट बॉयल्स के साथ अच्छी बात ये थी बेटा, बहुत सारे साइंटिस्ट करते क्या है, थ्योरी देते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये थ्योरी है वो थ्योरी है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कुछ कुछ लोग अपना मॉडल दे रहे थे। बेटा ये लॉ है, यहाँ देखिए मैंने लॉ और थ्योरी के बीच में आपको डिफरेंस बता रखा है। Yes, sir. दिस इज द वेरी वेरी फ्यू ऑफ द वेरी फर्स्ट लॉ जो हम लोग को मिला है। ये इनिशियल डेज का बेटा बहुत बहुत पहला लॉज में से कुछ है और जो बॉयल्स ने दिया, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, दिमाग में सोच के नहीं बनाए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये लॉ प्रूव किया। तो एक्सपेरिमेंटल लॉ में क्या होता है, पेन और पेपर पे बेटा लेके कोई डिराइव नहीं करता है, एक्सपेरिमेंटल लॉ में एक्सपेरिमेंट होता है, फिर वही प्रूफ है उसका, उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया जाएगा कि देखो ऐसा है तो ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई प्रूफ होता है ना, जब इसमें मैथ्स में प्रूफ दिस प्रूफ दैट, तो उसमें आप कुछ कुछ यूज करके प्रूव करते हो, बट यहाँ बॉयल्स लॉ का प्रूफ कभी आपसे नहीं मांगा जाएगा। क्यों? इसका कोई प्रूफ है ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया है, आपको वेरीफाई करना है बॉयल्स ने सच बोला या झूठ, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, खत्म किस्सा। तो देयर इज नो प्रूफ एज सच फॉर बॉयल्स लॉ। बाद में क्या हुआ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बहुत लेट आया, काफी दिनों के बाद आया। तो फिर लोगों ने बोला अच्छा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अगर सही होगा तो क्या उससे हम लोग बॉयल्स लॉ प्रूव कर सकते हैं? तो देखा गया हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के थ्रू हम लोग बॉयल्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उनको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला। क्यों एक्सेप्टेंस मिला? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा थ्योरी प्रपोज किया जिससे बॉयल्स लॉ प्रूव कर दिया गया। मतलब बॉयल्स लॉ तो सच है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू मालूम है, काइनेटिक थ्योरी कैसे सच है? क्योंकि उसने बॉयल्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो ये बाद में आगे चल के होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बॉयल्स लॉ को प्रूव कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने लॉ दिया है और बड़ा अच्छा लॉ है। क्या है समझते बात को। इन्होंने एक गैस लिया, गैस के ऊपर वजन रख दिया, वजन रखने के बाद इसका वॉल्यूम मेजर किया और वॉल्यूम का नाम दिया V1। फिर इन्होंने प्रेशर कैलकुलेट किया, प्रेशर दिया P1। फिर क्या किया इन्होंने, वेट बढ़ा दिया। तो इन्होंने देखा कि मैं जब गैस के ऊपर वेट बढ़ा देता हूं तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये प्रेशर को मैंने P2 बोला और वॉल्यूम को मैंने V2 बोला। फिर इन्होंने क्या किया और वजन बढ़ा दिया, तो प्रेशर हो गया P3, वॉल्यूम हो गया V3। ऐसे करके उन्होंने बहुत बार किया, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, बहुत सारे मेजरमेंट किए अलग अलग प्रेशर पे। सारा वॉल्यूम को निकाला, सारा प्रेशर निकाला और फिर कुछ नहीं किया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, बोला अच्छा V1/P1 निकाल के देखते कितना होता है। फिर V2/P2 निकाल के देखा कितना आया, फिर V3/P3 निकाल के देखा कितना आया, और ऑब्जर्वेशन था ये इसके बराबर ये इसके बराबर। तो इन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम आया, वो नंबर दोनों निकाले, दोनों का रेशियो निकाला, देखा बराबर आ गया। फिर इसी को इन्होंने लॉ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, उससे इन्होंने लॉ बना दिया। किसी को डाउट बेटा? No doubt, sir. सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, एक्चुअली ये दोबारा से बताएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें और भी कुछ कुछ चीजें डिटेल है वो जो बताई नहीं है, ठीक है? सर इंग्लिश क्लास का क्या करेंगे?
ये बेटा रवि सर से बात कीजिए ना जरा, आप तो मुझको पकड़ लेते हैं, मेरी बात नहीं होती है स्कूल में बेटा, रवि सर बात करते हैं। रवि सर से बात किए आप? ओके सर। रवि सर से बात किए एक बार भी? कल बात किए थे तो सर बोले थे बात करेंगे। हाँ तो बेटा वही